नमस्कार। मैं रविंद्र कुमार बादल, सहायक आचार्य समाजशास्त्र, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय 12। बच्चों, आज के इस ई कंटेंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बीए तृतीय वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र समकालीन भारत में सामाजिक समस्याएं के बारे में अध्ययन करेंगे। आज हम लोग इसके अंतर्गत सामाजिक समस्याएं में सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य के बारे में विस्तार से अध्ययन करते हैं। तो बच्चों, प्रारंभ करते हैं। बच्चों, किसी भी तथ्य अथवा घटना के अनेक लक्षण एवं प्रभाव होते हैं। ये लक्षण एवं प्रभाव बहुत विस्तृत एवं व्यापक होते हैं। इसलिए किसी एक विषय या विज्ञान के द्वारा इनका अध्ययन करना संभव नहीं है और एक ही घटना के अनेक पक्ष भी होते हैं। विभिन्न पक्षों का अवलोकन तथा विश्लेषण करने के लिए उन्हें निश्चित सीमा में बांधना आवश्यक होता है और इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए घटना के विभिन्न दृष्टिकोणों या परिप्रेक्ष्यों का वर्गीकरण किया गया है। और बच्चों, प्रत्येक परिप्रेक्ष्य को एक विज्ञान का नाम भी दिया गया है। उसके अध्ययन की सीमा निश्चित की गई है। सभी विज्ञानों का परिप्रेक्ष्य एवं संदर्भ परिधि विशिष्ट एवं सीमित भी होती है। अब यहाँ पर बच्चों आप देखिएगा कि समाजशास्त्रीय, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिकी को समझने के लिए यह आवश्यक है कि हम उनके परिप्रेक्ष्यों को विस्तार से समझें। और हमारे समाजशास्त्री इंगल्स महोदय ने कहा है कि किसी विद्वान की विशेष सामग्री के वर्णन मात्र से अधिक महत्वपूर्ण यह है कि वह विज्ञान अपनी विशेष सामग्री के संबंध में कौन कौन से प्रश्न पूछता है और उनके उत्तर किस प्रकार से देता है। जैसे सामाजिक विज्ञान किन सब के संबंध में है, अर्थात यह वह बच्चों इसका कि हमें यह खोज करनी है कि वह कौन सा विशिष्ट परिप्रेक्ष्य है अथवा दृष्टिकोण है जिसके अनुसार विज्ञान सामग्री का अध्ययन करता है और वह उन्हें कैसे देखता है, इसके उपागम क्या है, वह अन्वेषण के लिए किन वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग करता है, वह अपने अन्वेषण से किस प्रकार के निष्कर्षों के निष्कर्म निश्चित करता है। इंकल्स के अनुसार इन उपर्युक्त प्रश्नों के उत्तरों का लक्ष्य यह स्पष्ट करना है कि विज्ञान का परिप्रेक्ष्य क्या है और उसकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं। अब बच्चों, हमारे सामने प्रश्न यह उठता है कि जब एक ही घटना का अध्ययन विभिन्न विज्ञान करते हैं तो उनमें अंतर क्या है और वे कौन सी विशेषताएं एवं लक्षण है जो एक विज्ञान को दूसरे विज्ञान से भिन्न तथा विशिष्ट बनाती है। इन सभी प्रश्नों का एक ही उत्तर है कि विभिन्न विद्वानों के अध्ययन की दृष्टि, परिप्रेक्ष्य तथा संदर्भ परिधि अलग अलग होती है और एक ही समस्या का अध्ययन विभिन्न विज्ञान करते हैं उस समय उनके देखने की दृष्टि भिन्न भिन्न होती है। समाज से संबंधित पहलुओं का अध्ययन करने के लिए विभिन्न विज्ञानों का विकास हुआ है। सामाजिक समस्याओं के आर्थिक तथ्यों तथा घटनाओं के अध्ययन के लिए अर्थशास्त्र विषय की व्यवस्था भी की गई है। बच्चों, सामाजिक समस्याओं के राजनीतिक तथ्यों तथा घटनाओं का अध्ययन करने के लिए राजनीति शास्त्र, प्रशासनिक घटनाओं के लिए प्रशासन शास्त्र, सामाजिक व्यवस्था, अव्यवस्था और उसमें होने वाले परिवर्तनों का सामाजिक समस्याओं का अध्ययन करने के लिए समाजशास्त्र आदि विषयों का समय समय पर विकास भी हुआ है। बच्चों, इन विभिन्न विद्वानों का परिप्रेक्ष्य अलग अलग है जो इन्हें एक दूसरे से भिन्न तथा विशिष्ट विज्ञान बनाता है। अब हमारे सामने मुख्य उद्देश्य
विभिन्न सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्यों को वहां पर हमें विस्तार से समझना है। अब इसके बाद बच्चों हम परिप्रेक्ष्य का अर्थ और परिभाषा के बारे में अध्ययन करेंगे, और परिप्रेक्ष्य के बाद हम लोग समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य के बारे में भी जानेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले हम परिप्रेक्ष्य का अर्थ और परिभाषा जानेंगे कि इसकी उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है। बच्चों, परिप्रेक्ष्य अंग्रेजी के शब्द पर्सपेक्टिव का हिंदी रूपांतर है, जो कि लैटिन भाषा के पर्सपेक्ट से व्युत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ है सीन थ्रू, अर्थात आदोपांत। इसको कहते हैं देखा गया। और सरल भाषा में परिप्रेक्ष्य का अर्थ है एक ओर से दूसरी ओर तक देखना अथवा निरीक्षण करना है। सामाजिक विज्ञानों में परिप्रेक्ष्य का अर्थ आदि से अंत तक अन्वेषण या परीक्षण करना है। बच्चों, जब वैज्ञानिक विशिष्ट उद्देश्य के अनुसार किसी एक तथ्य अथवा घटना का अध्ययन करता है तो वह उसका परिप्रेक्ष्य कहलाता है। परिप्रेक्ष्य क्रमबद्ध तथा व्यवस्थित अध्ययन करने का दृष्टिकोण है, जो किसी विज्ञान को अन्य विज्ञानों से विशिष्ट बनाता है। और परिप्रेक्ष्य विचार करने या घटना को समझने तथा व्याख्या करने की दृष्टि है, इसलिए इसे अध्ययन का दृष्टिकोण भी कहते हैं। बच्चों, इसके बाद अब हम समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य की परिभाषा के बारे में अध्ययन करेंगे। बच्चों, सबसे पहले हमारे समाजशास्त्री थियोडोरसन समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य के बारे में कहते हैं कि मूल्य, विश्वास, अभिवृत्ति तथा अर्थ व्यक्ति को संदर्भ और दृष्टिकोण प्रदान करते हैं, जिनके अनुसार वह परिस्थिति का अवलोकन करता है, परिप्रेक्ष्य कहलाता है। इसके बाद बच्चों, दूसरी परिभाषा है हमारे समाजशास्त्री ई चिनोय के अनुसार। ई चिनोय ने सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में लिखा है कि किसी भी विषय का परिप्रेक्ष्य उसमें प्रयोग किए जाने वाली अवधारणाओं से मालूम किया जा सकता है। आपका यह भी कथन है कि कोई विषय या विज्ञान क्या है, इसे समझना है तो उस विषय अथवा विज्ञान के मौलिक प्रत्ययों या अवधारणाओं के आधार पर समझा जा सकता है। इनके अनुसार अगर हम किसी विज्ञान की अवधारणाओं की परिभाषा करते हैं तो उसका अर्थ यह है कि हम उस विज्ञान की प्रकृति तथा परिप्रेक्ष्य की सीमाओं की परिभाषा कर रहे हैं। यहाँ पर समाजशास्त्री ई चिनोय ने एक उदाहरण दिया है। बच्चों, आप इस उदाहरण को समझना, ढंग से सुनना। उदाहरण है कि डबल रोटी का अध्ययन और विश्लेषण विभिन्न परिप्रेक्ष्यों के द्वारा किया जा सकता है। आपका कहना है कि प्रत्येक विज्ञान डबल रोटी के किसी एक पक्ष का अध्ययन करने के लिए विशिष्ट एवं सुनिश्चित अवधारणाओं का प्रयोग करेगा। जैसे अर्थशास्त्री डबल रोटी का अध्ययन एक उद्योग के रूप में करेगा। डबल रोटी का उत्पादन बाजार में मांग, उत्पादन लागत, थोक भाव, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य आदि का अध्ययन करेगा। पोषाहार वैज्ञानिक डबल रोटी का अध्ययन पोषाहार के महत्व को ध्यान में रखकर करेगा। वह डबल रोटी का विश्लेषण यह ज्ञात करने का प्रयास करेगा कि उसमें वसा, विटामिन, प्रोटीन और लवण आदि कितनी मात्रा में है। मनोवैज्ञानिक डबल रोटी से संबंधित व्यक्तियों की आदतों का अध्ययन करेगा। एक समाजशास्त्री डबल रोटी का अध्ययन करते समय यह पता लगाने का प्रयास करेगा कि पति पत्नी के संबंधों पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है। अगर पत्नी डबल रोटी को पति के मनपसंद या स्वाद के अनुसार नहीं सेक पाती है तथा पति नाराज हो जाता है, पति पत्नी में झगड़ा हो जाता है, कहासुनी हो जाती है, तो उससे परिवार की सामाजिक व्यवस्था बिगड़ जाती है। तो इस प्रकार से इन्होंने समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में ये उदाहरण दिए हैं।
इसके बाद बच्चों अब हम समाजशास्त्र परिप्रेक्ष्य में सामाजिक समस्याओं का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले है सामाजिक परिप्रेक्ष्य एवं सामाजिक समस्याएं। बच्चों, इसके अंतर्गत हमारे समाजशास्त्री मैकाइवर और पेज ने लिखा है कि समाज एक जटिल समग्र है। यह निरंतर परिवर्तित होता रहता है। सामाजिक समस्याएं और समाज एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित है, क्योंकि सामाजिक समस्याएं समाज से संबंधित है, इसलिए समस्याएं भी परिवर्तनशील है। जब समाज परिवर्तित होता है तो सामाजिक समस्याएं भी उत्पन्न होती है, और जब सामाजिक समस्याएं पैदा होती है तो समाज में परिवर्तन होता है। दोनों ही निरंतर परिवर्तित होती रहती है। बच्चों, समाज के विभिन्न घटक या अंग जैसे सामाजिक संरचना, मूल्य, आदर्श, संस्थाएं, श्रेणियां, शक्ति, रीतियां और कार्य प्रणालियां आदि सामाजिक समस्याओं से संबंधित है। मानव एक सामाजिक सांस्कृतिक प्राणी है और वह जन्म के बाद सामाजिकता के गुणों को सीखता है। अपनी भौतिक आवश्यकताओं, भोजन, वस्त्र, आवास, लैंगिक तृष्णा की पूर्ति, स्वयं को व्यक्त करने की इच्छा आदि समाज में रहकर पूर्ण करता है। जब विभिन्न व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए परस्पर क्रिया प्रतिक्रिया और अंतःक्रिया करते हैं तो उसमें झगड़े भी होते हैं, जिससे सामाजिक समस्याएं उत्पन्न होती है। और जब व्यक्ति समाज द्वारा मान्यता प्राप्त लक्ष्यों का ही चयन करता है तथा उनकी पूर्ति भी समाज द्वारा मान्यता प्राप्त साधनों से करता है तो समाज में व्यवस्था बनी रहती है। लेकिन जब इनमें से कोई एक या दोनों का उल्लंघन व्यक्ति, समूह या समुदाय करते हैं तो उसमें सामाजिक समस्याएं भी पैदा हो जाती है। इसके बाद बच्चों दूसरा है सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य और सामाजिक समस्याएं। बच्चों, इसके अंतर्गत सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य या दृष्टिकोण से देखें तो जब अनेक सांस्कृतिक क्षेत्रों में परिवर्तन होता है तो सामाजिक समस्याएं उत्पन्न होती है। और जब समाज परंपरागत व्यवहार के तरीके, जीवन शैली, स्वीकृत प्रतिमानों एवं संस्थाओं से नवीन व्यवहार के तरीकों, जीवन शैली, स्वीकृत प्रतिमानों की ओर परिवर्तित होता है तो संक्रमण की अवस्था समाज में असंतुलन और अव्यवस्था जैसी समस्याएं आती हैं। बच्चों, समाज परंपरागत से आधुनिकीकरण की ओर परिवर्तित होता है तो अनेक सामाजिक समस्याएं सामने आती है, क्योंकि परंपरागत समाजों में सामाजिक संबंधों और समस्याओं में तालमेल होता है। सभी सांस्कृतिक मधु के अनुरूपता पाई जाती है। लघु समाजों जैसे जनजातियों, ग्रामों आदि में लोकाचारों, जनरीतियों, प्रथाओं, रूढ़ियों, जनशक्तियों के द्वारा सामाजिक नियंत्रण किया जाता है। लेकिन जब समाज का आकार जैसे जैसे लघु स्तरीय से वृहद स्तरीय रूप में होता है वैसे वैसे सामाजिक समस्याओं में भी वृद्धि होती जाती है। और परंपरागत समाजों की प्रमुख विशेषताएं जनजातीय या ग्रामीण समाज, कृषि, अल्प एवं न्यून उपकरणों वाली अविकसित उत्पादन प्रणाली, सरल सादा सामाजिक संगठन विधि एवं प्रथा प्रधानता आदि, जिससे सामाजिक समस्याएं न्यूनतः सीमित होती है। इसके विपरीत आधुनिक समाजों की प्रमुख विशेषताएं हैं नगर, महानगर, अकृषि व्यवसाय, अधिकतम श्रम विभाजन, उच्च स्तरीय प्रौद्योगिकी, विकसित उत्पादन प्रणाली, जटिल एवं स्वावलंबी सामाजिक संरचना एवं लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था। इस प्रकार से बच्चों, जब समाज का सरल से जटिल, क्रमिक या क्रांतिकारी रूपांतरण होता है तो समाज में अनेक सामाजिक समस्याएं भी पैदा हो जाती है। समाज के रूपांतरण की दोनों अवस्थाओं, पूर्व और पश्चात का अध्ययन करें
तो निम्न तथ्य सामने आते हैं। पूर्व रूपांतरण की अवस्था में जो जीवन के तरीके, मूल्य, सामाजिक संबंध, प्रतिमान, उपभोग, उत्पादन और विनिमय होते हैं, वे पश्चात रूपांतरण में बदल जाते हैं और व्यक्तियों को नवीन परिस्थितियों से समायोजन करने में कठिनाई होती है। और इस बीच के काल, पूर्व और पश्चात की अवस्था संक्रमण काल में अनेक सामाजिक समस्याएं भी पैदा की जाती है। निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि समाज में रूपांतरण की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है और सांस्कृतिक कारकों के बीच अव्यवस्था उत्पन्न होती है, जो कि सामाजिक समस्याओं को उत्पन्न भी करती है और उनका समाधान एवं नियंत्रण भी करती है। इसके बाद तीसरा पॉइंट है बच्चों, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य और सामाजिक समस्याएं। इसके अंतर्गत सामाजिक रूपांतरण मात्र सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में नहीं होता है, बल्कि राजनीतिक तथा अन्य अनेक क्षेत्रों में भी होता है। सरल, सादा, छोटे समाजों जैसे आखेट समाज, जनजातीय समाज, कृषि समाज आदि में राजनीतिक व्यवस्था का रूप सरल होता है। राज्य विहीन समाज या इसमें कुछ अधिक विकसित अवस्था वाले होते हैं। इनमें कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका जैसे आधुनिक विशेषीकृत संगठन नहीं होते हैं, लेकिन जब इनके सरल से जटिल रूप में रूपांतरण होता है तो अनेक सामाजिक समस्याएं उत्पन्न होती है। संक्रमण काल में राजनीतिक अनुकूल एवं व्यवस्थापन संबंधी कठिनाई के कारण व्यक्ति संघर्ष करते हैं और नई नई समस्याएं पैदा कर देते हैं। व्यक्तिवादिता का विकास हो जाता है, व्यक्ति की राजनीतिक गतिविधियों में सहभागिता में वृद्धि हो जाती है, लोकतंत्र स्थापित हो जाता है, मतभेदों में वृद्धि हो जाती है, जो कि विकसित समाज में अनेक राजनीतिक समस्याएं जैसे नृजातिवाद, प्रजातिवाद, भाषावाद, संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद जैसी राजनीतिक समस्याओं को जन्म दे देती है। इस प्रकार राजनीतिक असंतोष एवं संघर्ष समाज में क्रांति करके समाज का रूपांतरण तीव्र गति से कर देते हैं। क्रांति के समय और बाद में काफी समय तक समाज अनेक समस्याओं से संघर्ष करता है तथा समाज में सामंजस्यता की स्थिति आने में समय लगता है। राजनीतिक क्रांति पहले समाज में असंतुलन पैदा करती है। क्रांति के सफल होने के बाद धीरे धीरे समाज में व्यवस्था स्थापित की जाती है। इन दोनों अवस्थाओं के संक्रमण काल में अनेक समस्याएं भी पैदा हो जाती है। इसके पश्चात बच्चों अंतिम परिप्रेक्ष्य है आर्थिक परिप्रेक्ष्य और सामाजिक समस्याएं। बच्चों इसके अंतर्गत समाज परिवर्तनशील है। समाज में निरंतर सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक आदि क्षेत्रों में रूपांतरण की प्रक्रिया चलती रहती है। और आर्थिक दृष्टिकोण से देखें तो प्रारंभ से समाज आखेटक की अवस्था में था और धीरे धीरे यह अनेक चरणों जैसे चरागाहों, कृषक, औद्योगिक, पूंजीवादी अवस्थाओं में रूपांतरित होता है। लेकिन समाज के प्रभुत्व संपन्न लोग एवं समूह उत्पादन के साधनों, उत्पादन की शक्तियों तथा उत्पादन के संबंधों पर अपना निरंकुश नियंत्रण रखना चाहते हैं। वे समाज को परिवर्तित नहीं होने देना चाहते हैं और अपने निजी स्वार्थों की सुरक्षा के लिए दमनकारी रास्ते अपनाते हैं, जिससे समाज में अनेक आर्थिक समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। साधन संपन्न जैसे शोषकों तथा साधनहीन शोषितों के मध्य संघर्ष होते हैं, आंदोलन होते हैं, जो कि आर्थिक समस्याओं के साथ साथ अनेक सामाजिक समस्याओं को भी जन्म देते हैं। इस प्रकार बच्चों सामाजिक रूपांतरण की प्रक्रिया अन्य क्षेत्रों की तरह आर्थिक क्षेत्र में स्वाभाविक रूप से चलती है, किंतु अन्य क्षेत्रों के रूपांतरण के संक्रमण काल के समान ही पुरानी किंतु आर्थिक व्यवस्था के स्थान पर नवीन आर्थिक व्यवस्था के विकास के समय भी संक्रमण काल के समय आर्थिक सामंजस्य नहीं होने तक समाज को अनेक आर्थिक समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है।
इस प्रकार से बच्चों, निष्कर्ष रूप में हम यह कह सकते हैं कि सामाजिक समस्याओं के निराकरण के लिए समस्याओं का अध्ययन सभी परिप्रेक्ष्यों के अनुसार किया जाना चाहिए तथा उसके निवारण की योजना प्राप्त कारकों और उनके प्रभावों को ध्यान में रखकर बनानी चाहिए। तो बच्चों, आज हमने सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य के बारे में जाना, इसकी परिभाषा, अर्थ और इसकी विशेषताओं के बारे में हमने विवेचना करी, इसकी क्या समस्याएं होती है। आप सबको जरूर समझ में आया होगा। सभी को पुनः एक बार फिर धन्यवाद।